उत्तर प्रदेश के शामली में बीजेपी जिला महामंत्री पंकज राणा और जिला मंत्री दिवाकर कश्यप के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वायरल ऑडियो की एचएनएन पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल ऑडियो के मुताबिक बीजेपी महामंत्री पंकज राणा ने जिला मंत्री दिवाकर कश्यप को जिला महामंत्री बनाने के लिए 6 लाख रुपए की डिमांड की है। सोशल मीडिया में ऑडियो सामने आने के बाद लोग पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बीजेपी के नेता पार्टी में ही पद के लिए पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं, तो फिर पद मिल जाने के बाद पैसों की वसूली कैसे करेंगे। यार अभी बस मुझे 10। हाँ भाई जी। जी क्या क्वेश्चन है? बताओ आप। बताओगे? मैं तो जो बात हुई तो डबल कर दिया था मामला वहां भी ऊपर। अच्छा नहीं आप अपनों कह रहे बता। नहीं भाई, अब पंकज भाई आप बड़े भाई हो, देखो आप खुद सोचो, यू मामला ज़्यादा नहीं हो जाएगा इतना। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसमें सारी चीजें क्लियर तो हो जाएंगी। अब बड़ी जगह बात करने का तो बड़ा ही सिस्टम बनाना पड़ेगा जी। अजी भाई साहब 10 बहुत बैठे हैं। 10 नहीं करीबन 6 कर दिए, 3 कहे थे तुमने, मन 6 कर दिए। मुझे डबल हो सके, इससे ज्यादा नहीं। अजी 6 भी ना करो ना, 5 तक निपटाओ चलो बात को, बस समझो करो आप भाइयों में। आप देखो आपसे अपने एकदम मेरी जुबान झूठी ना करवाओ। इसमें सुनो तो कोई बैंड बटन नहीं है। अभी बस मुझे 10 मिनट में आना करके वो करना। और कब व्यवस्था होगी? व्यवस्था तो मैं कल शाम तक आ जाऊंगा यहाँ पे, और कल शाम को आती कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो 6 में है ना, 6 कर लियो तुम बात। अजी 5 करवा दो मेरे बड़े भाई, समझो बात को। आप देखो आप बड़े भाई जैसे मैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अजी मैं आपसे, आप बड़े भाइयों ऊपर मैं कह रहा आउट ऑफ लिमिट जाके मैंने जहाँ बात करनी, जहाँ मैं कभी खुल भी नहीं सकूं, तो मैंने वहां भी बात करी। समझो करो स्थिति को, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हमें तेल तिलों में काटना। चलो ठीक है। ठीक है अब 6 करने मुझे। ठीक है। तो आपको बता दें कि शामली से ये ऑडियो वायरल हुआ है, जहां पर 6 लाख रुपए में महामंत्री बनाने की बात हो रही है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जिला महामंत्री बनाने की ये बात है। और ऐसे में जो पैसों के लेन देन को लेकर है वो ऑडियो ये है। हालांकि एचएनएन इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रही है, ऐसे में कई तरह के इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिला मंत्री बनने के लिए 6 लाख रुपए तक की बोली लगाई जा रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि पैसों के लेन देन पर ही पूरी चीज़ें टिकी हुई हैं। और ऐसे में लोग भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पैसे देकर पद लिए जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में जो लोग हैं जो इस पद पर विराजमान होंगे, वो अपनी भरपाई कैसे करेंगे। तो जिला मंत्री को महामंत्री बनाने के लिए पैसों की ये डिमांड की गई थी, जहां पर यह भी कहा गया है वायरल ऑडियो में कि 10 लाख रुपए में बात हो रही है, जबकि दूसरा पक्ष उसको कहता है कि 5 लाख में इसको निपटाने की कोशिश करो। तो वहीं 6 लाख में ये डील फिक्स होती हुई भी नजर आती है। हालांकि एचएनएन इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शामली बीजेपी जिला महामंत्री का ये ऑडियो बताया जा रहा है, जिसमें दिवाकर कश्यप और पंकज राणा आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि पैसों से खरीदे जा रहे हैं पद। और ऐसे में बीजेपी के अंदर अगर इस तरह की बातें हैं, तो उसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अन्य पार्टियों पर ये आरोप लगाए जाते रहे हैं। और संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या किस तरह की ये ऑडियो भी वायरल हो रही है और अभी क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या बताया भी जा रहा है, क्या पार्टी की ओर से भी कोई स्टैंड लिया गया है इस पर ऑडियो पर? जी आपको बता दें, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कितनों को फोन किया जा चुका है, लेकिन इस विषय में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये ऑडियो जरूर वायरल हो रहा है इन दोनों का। और ये भी हकीकत है कि पिछले विधानसभा की यहाँ 3 सीटें हैं और लोकसभा की 1 सीट है। तीनों सीटों पर, विधानसभा की और लोकसभा की सीट, बीजेपी यहाँ से हार चुकी है।
तो ये कयास सही लगाया जा सकता है कि हो सकता है अंदरूनी कोई इनकी बात हो जिसके कारण पार्टी में फूट पड़ी हो और इस तरह का परिणाम हमारे सामने देखने को आया हो। जी हिमांशु, अभी दिवाकर कश्यप क्या है? दिवाकर कश्यप और पंकज राणा कौन है? इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, जो पंकज राणा है ये जिला महामंत्री हैं शामली से, और ये इनको जो दिवाकर कश्यप हैं इनको महामंत्री बनाने की एवज में ये कुछ ऑडियो इनकी वायरल हुई है। इसकी बातचीत चल रही है आपस में इनकी। जी जी, तो ऐसे में क्या अभी तक पार्टी के पास ये ऑडियो नहीं पहुंची है? क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो यूपी में उपचुनाव भी हैं, और ऐसे में अगर इस तरह के ऑडियो वायरल होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो क्या बीजेपी अब इस ऑडियो की पुष्टि करा भी रही है, या फिर इसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं, या फिर क्या आगे की बात माने? ऑडियो वायरल है तो उनके पास भी जरूर कहीं ना कहीं से ये ऑडियो पहुंची होगी, और इस पे यही है कि फिलहाल कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये जरूर है कि वो आप अंदर ही अंदर इस पे विचार करेंगे और इसकी सत्यता की जांच भी कराएंगे और देखेंगे भी इसमें क्या वो हो सकता है, लेकिन फिलहाल बोलने के लिए कोई यहाँ पर तैयार नहीं है। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आपने भी ये ऑडियो सुना होगा, जिस तरह से ये ऑडियो एक वायरल हो रहा है, और हालांकि हम लोग तो इसकी पुष्टि अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का ये ऑडियो भी है, और क्या माने क्या बीजेपी में पैसे दे करके महामंत्री बनाए जा रहे हैं? देखिए, ऑडियो की पुष्टि तो कौन करेगा, ये तो संस्थान करेगा, लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो, जब से आई है लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, और ये सही भी है। तमाम संस्थानों के उन्होंने कबाड़ा बना दिया है। पैसे से लेन देन करके पोस्टिंग ट्रांसफर तमाम इंस्टीट्यूशंस में जो है भ्रष्टाचार चरम पर है। और हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोग, ये आपको ख्याल ही होगा कि पिछले 5 वर्ष तक योगी आदित्यनाथ जी के साथ कैबिनेट मंत्री रहे, प्रतापगढ़ के विधायक रहे श्री मोती सिंह जी ने भी कहा था कि मैंने 40 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी मैंने नहीं देखा। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चेहरा आपने देखा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक घूस लेते हुए कैमरे पर रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उसके अलावा अभी देखिए, इन्होंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के चक्कर में अस्पताल में इलाज कर रहे मरीजों का मोबाइल पे ओटीपी भेज करके उनको सदस्य बना रहे थे। ये भी वीडियो वायरल हुआ था, सबने देखा है। तो इसमें कोई नया नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये रोज का काम है। ये भ्रष्टाचार के दलदल में आकर डूबे हुए हैं। तो जब ऊपर से चल रहा है तो नीचे किसी कार्यकर्ता ने भी मांग लिया होगा, बस बिक रहा है, बट रहा है, टिकट बांटते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मामूली बातें हैं। ये लोग केवल झूठ बोलना जानते हैं, बुनियादी सवालों से भागते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, और समाज को विखंडित करके, बांट करके, डिवाइड एंड रूल का एक सिद्धांत जो ब्रिटिश लेकर के आए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हालांकि क्योंकि बीजेपी इस तरह के आरोप आप लोगों की पार्टी पर लगाती रही है कि सपा हो, कांग्रेस हो, या फिर इंडिया गठबंधन हो, इस तरह वो आरोप भी लगाती है, और जब खुद ही इस तरह की बातें सामने आती हैं तो किस रूप में आप उनको देखते हैं? समाजवादी पार्टी तक का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी में कभी आपको इस तरह का टिकट को लेकर के, संगठन को लेकर के, हमारे यहाँ कभी कोई, हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम इस तरह है कि वहां पर इस तरह का न कभी कोई आरोप लगा सकता है, न कभी कोई इस तरह की कभी आरोप लगे हैं। हमारे यहाँ सीधे नेताजी थे तो एक पूरा सिस्टम संगठन का था, टिकट का था, स्क्रीनिंग कमेटी थी, पार्लियामेंट बोर्ड पहले भी था, अब भी है। और संगठन में बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक हमारे यहाँ बड़ी पारदर्शिता से जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो काम करता है, और सभी नेतृत्व के निगाह में रहते हैं। कोई हमारे यहाँ इस तरह है ही नहीं कि कोई बीच में कोई ठेका लेकर के किसी को पद दिलाए और इस तरह की बातें कर सके। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कैप्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। आपने भी ये ऑडियो जरूर सुना होगा सर, जिस तरह से ये ऑडियो वायरल भी हो रहा है शामली से कि जिला महामंत्री बनाने के लिए 6 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। तो किस तरह से बीजेपी इसको देख भी रही है, और क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा संगठन है, पार्लियामेंट बोर्ड है, और यहाँ संगठन सर्वोपरि है। संगठन ही सब कुछ देखता है, संगठन के ही अधीन सब रहते हैं। पार्टी में संगठन ही जिस पद जिसको देना है, मगर उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता और है कि संगठन में कोई एक चाहे कि हम किसी को टिकट दे दे, कोई पद दे दे, तो यह नहीं है।
संगठन में बात रखी जाएगी पैनल में जितने लोग होंगे उन पर सभी विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद जो लगेगा कि हाँ श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ को बिल्कुल आगे लेके आएंगे, उसको जिम्मेवारी दी जाती है। बाकी यहाँ ना तो किसी की सिफारिश चलती है और भारतीय जनता पार्टी में पैसे की तो कभी कहीं बात कोई होती ही नहीं है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन। तो ये देखो, कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं, इनका अपना विचार है, अपना मुंह है, अपने जो है अभिव्यक्ति की आजादी है, कहने के लिए कोई किसी को रोक टोक नहीं है। तो कहते भाई भारतीय जनता पार्टी जैसा जो अनुशासन है वो अभी तक शायद किसी पार्टी में नहीं है। और रही समाजवादी की बात, तो समाजवादी तो जग जाहिर है कि ये पार्टी है किसकी, एक परिवार के द्वारा चलाई हुई पार्टी है। परिवार ही सर्वोपरि है इसमें। अन्य लोग जो है उसमें तो वो बस ठीक है, काम कर रहे हो, आप मेरे लिए काम करिए, आप इससे ज्यादा आपकी यहाँ और कोई औकात और बकत नहीं है। अगर है तो वहाँ सिर्फ एक परिवार की है। तभी तो आप देखिए ना, एक ही परिवार के सारे मुखिया अखिलेश अध्यक्ष है, बाकी सांसद है। अब इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में 6 टिकट यादवों को दिए थे, क्या थे, तो उसमें सारे अपने परिवार को दिए पूरे। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश से अन्य प्रांतों में कहीं भी नहीं ऐसा कोई यादव नहीं दिखाई दिया कि जो गुणवान हो, संस्कृत हो, बुद्धिमान हो, परिवार में ही है सब कुछ। तो ये अच्छा भदौरिया जी, आपने क्या ये ऑडियो सुनी है जो वायरल हो रही है, आपने क्या इसका क्या पार्टी संज्ञान लेगी, आप इस पर क्या कह रहे हैं? नहीं, संज्ञान तो तब लेंगे जब वो कोई गलत हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ तो हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। ये तो ऑडियो तो वायरल किसी तरह से उसको एडिट करके वायरल कर दिए जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं होती। ये ऑडियो खास करके जब चुनाव का समय होता है तो इस तरह के आते हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। हालांकि एचएनएन भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये जिस तरह से वायरल हो रही है कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर सकती है ये ऑडियो। नहीं, ये तो सब जानते हैं कि ये एडिट किया हुआ ऑडियो है और ये इसमें सबसे बड़ा काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। जो अब खास करके चुनाव के टाइम इस तरह के ऑडियो आते हैं पार्टी को बदनाम करने के लिए, मगर लोग जानते हैं कि ये इन चीजों में ये माहिर है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। वहाँ उत्तर प्रदेश में आज की सीटें हार रहे हैं, तो इस तरह का ये ऑडियो लेके आ गए वायरल करने के लिए। बिल्कुल। आई सिंह भदौरिया जी, धर्मेंद्र सिंह जी और हिमांशु शर्मा जी, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है, लिहाजा जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को देहरादून के डीएम सुविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के भी कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिलाधिकारी से आम जनता से भी अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि यातायात नियमों का पालन जरूर करें। दरअसल 12 नवंबर की रात सड़क हादसे में 6 युवाओं की दर्दनाक मौत के बाद सीएम धामी ने भी संजीदगी दिखाई थी और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि नियमों की कड़ाई से पालन कराया जाए। स्पीड ब्रेकर्स ऐसे कि वहाँ पे व्हीकल्स आर फोर्स टू रिड्यूस स्पीड। रंबल स्ट्रिप से कई बार हमने देखा है कि वो इफेक्ट नहीं आ पाता, तो हमने जो हमारे ट्रेडिशनल स्पीड ब्रेकर्स रहे हैं बिटुमेन के, WBM के, तो वो लगाने के लिए निर्देशित किया है विद प्रॉपर मार्किंग। सो ये हमारे कुछ स्ट्रेचेस SSP साहब ने और RTO ने चिन्हित किए हैं और वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है PWD को, और मनी जो है उसके लिए हम अपने सोर्सेज से देंगे। तो ये स्पीड ब्रेकर्स उम्मीद है कि हमारे अगले माह तक वनरेबल सिटीज़ में लग जाएंगे। तो आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी ली गई है। हाल फिलहाल में जो एक्सीडेंट हुए हैं उनको लेकर बातचीत भी हुई इसमें, और ये जानने की भी उस दौरान कोशिश की गई कि आखिर इतने एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है।
और क्या कुछ बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए शहर में, इसको लेकर जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो सड़क हादसों को लेकर सीएम धामी भी गंभीर हैं। हालांकि उन्होंने सभी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर जो लोग चल रहे हैं उनको जागरूक करने का भी काम किया जाए। और दून जिलाधिकारी ने इसी को लेकर दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। यातायात नियमों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सख्ताई दिखाएं और शहरवासियों से सिटी और एसपी के बाद अब डीएम ने भी अपील करना शुरू कर दिया है। और यह भी कहा गया है कि अगर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। हालांकि राजधानी में सड़क हादसे काफी बढ़ गए हैं और नियमों की धज्जियां भी उड़ती हुई कई जगह पर दिखाई देती हैं। तो डीएम देहरादून ने भी अब इसको लेकर जांच पड़ताल भी कराई है और साथ ही बड़ी बैठक भी बुलाई है। और संवाददाता अरुण सैनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। अरुण, किस तरह की ये बैठक रही है और किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है इस बैठक में? जी विशाल, देखिए जब से ओएनजीसी चौक पर एक बड़ा हादसा देहरादून में हुआ है उसके बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरी सख्ती जो है वो दिखाई जा रही है। ऐसे में आज जिलाधिकारी समीर बंसल के द्वारा, जो कि देहरादून के जिलाधिकारी हैं, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी की गई और उसकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की सड़कों पर होनी चाहिए उसको लेकर जो है बैठक की गई। और बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए और कई बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई, जिसमें से बैठक के कई प्रमुख बिंदु हैं। जिसमें कि अगर बात की जाए तो जो चाहे स्मार्ट सिटी के कैमरे को लेकर हो उसके लिए बात रखी गई। जो कैमरे शहर में लगे हुए हैं, करीब स्मार्ट सिटी के 800 से 900 के करीब जो है कैमरे स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो शहर में लगाए गए, जिसमें से करीब 400 कैमरा जो है 400-500 कैमरा वर्क कर रहे हैं और 350 कैमरे ऐसे हैं जो वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और 10 दिन के अंदर अंदर जो है अल्टीमेटम दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर इन कैमरों को जो है वो सही कराया जाए और अगर किस की कैमरे जो है ये ठीक कराए जाएं। इसी के साथ साथ ही पुलिस के कैमरे भी जो है करीब 350 से 400 पुलिस के कैमरे हैं, जिनमें से करीब 90% कैमरे पुलिस के कार्य कर रहे हैं और जो कैमरे खराब हैं उनकी एएमसी नहीं हो पाई। तो ऐसे में उसको लेकर भी जिलाधिकारी ने कहा है कि उन्हें फंड रिलीज कर दिया गया है और अब जल्दी वो कैमरे भी जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ही वो एनजीसी चौक पर जो हादसा हुआ है और ये जो चीज़ें निकल कर सामने आई, वो एनजीसी चौक का कैमरा वर्किंग नहीं था और वो कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। तो ऐसे में उसको लेकर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग से जो है और जो जिसके थ्रू वो कैमरा लगा था स्मार्ट सिटी से, उनसे जवाब भी तलब किया है और उसके लिए जवाब देना है कि वो कैमरा वर्क क्यों नहीं कर रहा था, इसको लेकर उनसे जवाब भी मांगा गया है। इसी के साथ साथ जो ट्रैफिक लाइट हैं, ट्रैफिक लाइट लगाने को लेकर भी जो है दिशा निर्देश दिए गए शहर में। हालांकि जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो कई सिग्नल ऐसे हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल उनकी संख्या कम है, इस तरीके की बात जिलाधिकारी ने कही है। और ऐसे में ट्रैफिक लाइट को सही करने को लेकर और आने वाले समय में और भी अधिक ट्रैफिक लाइट जहाँ पर इस तरीके की चौक हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट और अधिक लगाई जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो नगर निगम हो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इनके साथ मिलकर किस तरीके से कार्य करना है इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसी के साथ साथ ही जो चौक हैं जहाँ पर इस तरीके का जो है गतिविधि रहती है, उन चौक पर स्पीड ब्रेकर को लेकर जो स्मार्ट स्पीड ब्रेकर है और नए मॉडल के जो स्पीड ब्रेकर हैं उन्हें लगाया जाए, जिससे कि गति ऑटोमेटिक जो है वो स्पीड ब्रेकर के आने से जो है वो कम हो जाए। और तो इस तरीके के जो है ब्रेकर लगाने की बात भी डीएम के द्वारा की गई है। तो इस तरीके से कई मुख्य पॉइंट जो है उसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि कैमरा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी होता है। तो ऐसे इसी तरीके से जो है चाहे वो रात के समय में चेकिंग अभियान हो, पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जानी हो, उसको लेकर भी पुलिस सतर्क रहे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश तमाम दिए गए। तो इस तरीके की तमाम चर्चाएं इस बैठक में हुई है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि शहर में जो सुरक्षा व्यवस्था है सड़कों पर, उसको लेकर आने वाले समय में और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और आने वाले समय में इसको लेकर कार्य होगा। लेकिन किस तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था वो ठीक हो पाती है, चौकियों पर पेट्रोलिंग के माध्यम
माध्यम से चेकिंग किस तरीके से, हालांकि जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से पुलिस भी एक्टिव नज़र आ रही है और लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रात के समय में खासतौर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और एल्कोमीटर के जरिए भी जो है तमाम जो है जाँच की जा रही है, कोई ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से तमाम जो है चेकिंग भी चल रही है और आने वाले समय में किस तरीके से ट्रैफिक लाइट की बात हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, पुलिस के द्वारा जो अन्य व्यवस्थाएं हों वो किस तरीके से बनाई जाती है और जो स्मार्ट सिटी के कैमरे खराब है शहर में वो कब तक ठीक हो पाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है देखने वाली होगी। और डीएम सविन बंसल ने यह भी कहा कि 1 महीने के बाद फिर जो है बैठक होगी और 1 महीने के बाद इन सभी से जिनके साथ बैठक हुई है संबंधित विभागों से जो है रिपोर्ट भी ली जाएगी कि कितना कार्य जो है उस बैठक के बाद, इस बैठक के बाद हुआ और कितना कार्य अधूरा है। और जो ओएनजीसी पर हादसा हुआ उसके भी जो है रिपोर्ट सौंपनी होगी कि आखिर जो कैमरे जो है वर्किंग नहीं थे वो कैमरे वर्किंग क्यों नहीं थे, इसका जवाब भी जो है तलब वो किया जाना है। अरुण, जिस तरह से देखते हैं कि बैठकों का दौर तो अब शुरू हो गया है, लेकिन ये हादसों के बाद ही क्यों होता है? हादसों से पहले ये दौर क्यों नहीं होता या फिर ये व्यवस्थाएं चाक चौबंद क्यों नहीं होती हैं? जी विशाल, देखिए काफ़ी विडंबना है जिस तरीके से, क्योंकि जब जब प्रदेश में कोई ऐसा हादसा हुआ है या कोई शहर में इस तरीके का हादसा हुआ है उसके बाद शासन प्रशासन की नींद खुली है, लेकिन जो अब नींद खुल रही है तो ऐसे में अब कब तक व्यवस्थाएं बनाई जाती है हादसे के बाद और हादसे से पहले? ये ज़रूर है कि इस तरीके के व्यवस्थाएं जो है पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आती है, इस तरीके के जो है व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन अब इन हादसे से ही अगर सीख ली जाए और शासन प्रशासन इन हादसों से सीख लेकर के आने वाले समय में बेहतर व्यवस्थाएँ बना पाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन अब कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती है, कब तक जो है व्यवस्थाएं सही हो पाती हैं, तमाम चीज़ें जो है वो देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार जिले के अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण का कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुमन नगर में प्राधिकरण की ओर से सील की गई कॉलोनी में निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे निर्माण कार्य जारी हैं। सुमन नगर के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण जारी है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह से यह अवैध निर्माण का कार्य चल भी रहा है और अधिकारी किस तरह का संज्ञान ले रहे हैं इन मामलों पर? बिल्कुल, देखिए विशाल, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने जब से हरिद्वार में उपाध्यक्ष का चार्ज संभाला था तब से लगातार भी जो अवैध कॉलोनियां थी उनके ऊपर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे कार्रवाई होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे कुछ अधिकारी ऐसे जिनकी मिलीभगत से जो अवैध कॉलोनी है, अवैध प्लॉटिंग है वो यहाँ पे काटी जा रही है, जिसको लेके यहाँ पे कहीं न कहीं जो विभाग है वो उसका समय समय पर संज्ञान लेता है। अभी बीते दिन दो दिन पहले यहाँ पे जो एचआरडीए के उपाध्यक्ष थे अंशुल सिंह, उनके द्वारा 2 कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण भी किया गया था। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ पे सुमन नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लगातार भी एचआरडीए के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलोनी स्वामी ऐसे जिनके द्वारा लगातार भी यहाँ पे प्लॉटिंग की जाती है, मकान बना के बेचे जाते हैं जो पूर्ण रूप से अवैध होते हैं। हालांकि समय समय पर विभाग के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब यहाँ पे अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आए कि यहाँ पे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जो यहाँ पे अवैध कॉलोनियां है वो यहाँ पे उस पे प्लॉटिंग होने लगी है। यहाँ पे जो कॉलोनी स्वामी वो लगातार भी यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं अब एचआरडीए को उसका संज्ञान लेना होगा। जिस तरीके से हमने देखे कि लगातार हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देशन में जो अवैध कॉलोनियां होती है, अवैध प्लॉटिंग होती है, उस पर ध्वस्तीकरण होता है, उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो सुमन नगर का जो क्षेत्र है यहाँ पे लगातार ही जो मकान है उनका यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अब अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा। हालांकि लगातार जो एचएनएन है उनके माध्यम
से लगातार ऐसी कॉलोनियों की खबर प्रकाशित की जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इस खबर के बाद में सुमन नगर में जो कॉलोनी अवैध रूप से यहाँ पे बेची जा रही है, जो प्लॉटिंग की जा रही है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी ऐसे में विशाल। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से लोग निर्माण कार्य भी करा रहे हैं, और प्राधिकरण जब बनाया गया है तो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो आकर के इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल देखिए, लगातार हम देखते हैं कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो इस बात की शिकायत भी करते हैं कि यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की जाती है, क्योंकि जब अवैध कॉलोनियां काटी जाती है या फिर प्लॉटिंग की जाती है तो उससे जो स्थानीय लोग होते हैं उनके सामने कहीं दिक्कत परेशानियां आती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं वो विभाग से शिकायत भी इसकी करते हैं। लेकिन विभाग के द्वारा भी यहाँ पे नोटिस लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉलोनी स्वामी ऐसे होते हैं कि लगातार भी उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग और जो मकान निर्माण होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का ऐसा भी कहना है कि लगातार यहाँ पे निर्माण चल रहे हैं, लेकिन जो हरिद्वार के विकास प्राधिकरण के जो निचले स्तर के जो अधिकारी है वो यहाँ पे आके कभी नहीं देखते। हालांकि जो उपाध्यक्ष सचिव है उनको भी यहाँ पे गुमराह किया जाता है, ऐसा भी स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी रुड़की मंगलोर में तो अलग अलग कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया था उपाध्यक्ष के आदेश के बाद, ऐसे ही जब तक कोई बड़ी कार्रवाई यहाँ पे नहीं होगी तब तक जो यहाँ के जो कॉलोनी स्वामी है तब तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।